नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कौन प्रवासी कौन प्रभावी। ये प्रवासी का मतलब तो आप समझते ही हैं। हालांकि प्रवासी का इस शब्द का बहुत उपयोग हुआ है अनेक अर्थों में। पहला तो अर्थ जैसा प्रवासी भारतीय, यानी वो भारतीय जो अमेरिका में जाके वहाँ के नागरिक हो गए हैं या विदेश में रह के वहाँ के जिस भी देश में वहाँ के नागरिक हैं। प्रवासी श्रमिक कोविड के पहले और दूसरे चरण में, तो इसका मतलब है कि जो राज्य से बाहर है, मध्य प्रदेश के बाहर वाला भी क्या प्रवासी है सर? अब उपयोग तो ऐसे ही हुआ सर। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी जो रहने वाले मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, उनके लिए ये शब्द उपयोग किया गया कि प्रवासी श्रमिक। तो प्रवासी शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में जो शब्द आया है वो है प्रवासी पक्षी। साइबेरियन पक्षी भी आ गया सर। और पहले एक बात, नामचीन नेता कांग्रेस में रहे जो पहले और अब बीजेपी के हमराही हम साथी और केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की एक टिप्पणी आती है कि प्रवासी पक्षी विदेशी पक्षी चुनाव के समय आते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आप तो देशी पक्षियों पर भरोसा करिए, प्रवासी को छोड़ दीजिए, विदेशी को छोड़ दीजिए। अब साइबेरियन पक्षी लेकर आए हैं मुरलीधर जी, बीजेपी के प्रभारी मध्य प्रदेश के। और इसका इशारा जाहिर तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, जिनकी एक दिन पहले ही रैली हुई है, कार्यक्रम हुआ है जबलपुर में। तो आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक के बाद एक वो बाइट्स सुन लीजिए जो एक दूसरे पर, यानी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के वार पलटवार के तौर पर भी हैं और प्रवासी पक्षी और साइबेरियन पक्षी की तरफ भी हमें ले जाती है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा कितने बार आती है? चुनाव आ रही है, शंखनाद करने आती है, फिर बाद में फिर चुनाव आ रही है, फिर शंखनाद करने आती है। तो ये शंखनाद की नेता है। ये बाद में कभी भी कहीं आसपास को दिखती नहीं है। ये साइबेरिया की जो पक्षी आते हैं, वैसा ही कांग्रेस की नेता ये राहुल गांधी और ये दुनिया में घूमते घूमते एक बार चक्कर लगाते हैं। तो ये माइग्रेंट बर्ड्स टाइप का ये नेता है कांग्रेस पार्टी का। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पक्षियां आएंगी ग्वालियर, बहुत फटफट करेंगी, बहुत भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए और वो लक्ष्य है ग्वालियर का विकास और ग्वालियर की प्रगति, और उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं मुरलीधर राव जी। हमें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें दृष्टि दोष भी है। वो प्रवासी पक्षी हैं या कोई लॉयन, ये तो उन्हें नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि जिन्हें दिन में रात में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दिखाई देते हैं, और जब उनके ही आका को यानी प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी सपने में भी दिखाई देते हैं, तो प्रवासी पक्षी कैसे हो सकते हैं? ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। अब बंसल न्यूज़ के वो सवाल जो आज की इस चर्चा में, इस डिबेट में ज़ेरे बहस रहेंगे। क्या प्रियंका गांधी की सक्रियता मध्य प्रदेश में सियासत की तलखी और बढ़ाएगी? क्या प्रियंका पर बीजेपी के हमले और तेज होंगे? क्या प्रियंका गांधी के आने से चुनाव के मुद्दे बदलेंगे? तो ये वो सवाल हैं और प्रवासी पक्षी और देशी पक्षी और तमाम तरह की बात करेंगे आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं शर्मा जी का। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, उनका बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज जी, आपका भी स्वागत है।
अक्सर मुझे लगता है कि लोगों को एक पत्रकार के नाते मैं सोचता हूं कि किस तरह का कैंपेन पसंद आता होगा। दो बहुत विद्वान राजनेता भी मेरे साथ हैं और उसमें डॉक्टर हितेश वाजपेयी तो जावली की टीम से जुड़े हैं, जो 2003 की 2/3 चौथाई बहुमत की सरकार की एक युवा टीम का हिस्सा हो रहे हैं। आखिर अनिल माधव दवे जो उस टीम के नेतृत्व करता थे, वो कहते थे महिला, बच्चों और वृद्धों को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कभी लार्जर देन लाइफ के वायदे और दावे नहीं करने चाहिए। जैसे अभी हम सुन रहे हैं साइबेरियन पक्षी, माफ़ कीजिएगा बहुत संजीदा नेता हैं मुरलीधर जी, और उसी तरह के मिश्रा जी और कांग्रेस के के मिश्रा जी, नेता तो नेता है सर, वरिष्ठता कनिष्ठता ये सब चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस के भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कई बार दूसरों की तरफ से, राहुल प्रियंका भले ही ना बोलें लेकिन कोई और बड़े नेताजी कांग्रेस के बोल देते हैं, साहब सपने आते हैं मोदी जी को तो आजकल राहुल जी के। अब ये चीज़ जनता को, सर माफ़ कीजिएगा, मैं एक पत्रकार के नाते बोल रहा हूँ, डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होती है सर। आप लोगों को लगता है कि बड़ी अच्छी आपने जुमलेबाजी कर ली, बयानबाजी कर ली कि मोदी जी को सपने आते हैं, साइबेरियन पक्षी उड़ के आ रहे हैं, विदेशी पक्षी आ रहे हैं। सर ये जुमलेबाजी है। आसपास खड़े कुछ लोग जो आपको प्रसन्न करना चाहते हैं वो मुस्कुरा देते हैं, इससे ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं है। मनोज जी, इसी पर आपका कमेंट। देखिए, जनता तो सीधा कह रही है कि मुद्दे पर आइए और मुद्दे की बात कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिनकी चर्चा हो जाना चाहिए, चुनाव नज़दीक है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से रिझाने का प्रयास, मैं कहूँगा शरद जी, मुद्दे को छोड़कर रिझाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने जबलपुर से शंखनाद किया है और शंखनाद के साथ महासंकल्प भी लिया। महासंकल्प के पीछे जो वजह नज़र आ रही है वो यही है कि प्रियंका गांधी को कुछ दिन बाद, आने वाले 10-15 दिनों में आप पाएंगे कि पूरी तरह मध्य प्रदेश की वो प्रभारी होंगी और चुनाव का शंखनाद के साथ प्रभार के रूप में वही संभाल रही होंगी, क्योंकि यहाँ से प्रियंका गांधी को अलग तरह से लॉन्च करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में वो जो जीत की उम्मीदें थी वो दिखाई नहीं दी। कर्नाटक, हिमाचल से थोड़ा सा ठीक दिखाई दिया और अब प्रियंका गांधी एक हिंदी भाषी राज्य में है और यहाँ से उनको एक अलग दिशा में कांग्रेस ले जाना चाहती, जो अंदर की बिल्कुल। लेकिन मनोज, सवाल वही है कि स्लिप पर छीटाकशी करने से आप किसी खिलाड़ी को आउट कर सकते हैं, या आपके पास एक स्ट्रेंथ होती है, जैसा ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंट WTC फाइनल में हमको दिखाया कि आप IPL खेल के आइए, आप सितारे हैं, बड़े बड़े दमदार लोग हैं, आप आइए और कैच थमा के 47 पे, 48 पे, 49 पे चले जाइए। वो अप्रैल से डटे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वाजपेयी, आपका एक कमेंट, फिर चलूँगा प्रताप भानु जी की तरफ। सर, मैं तो आप लोगों को सबको सुन ही रहा था, पर जहाँ तक कॉन्टेक्स्ट पर बात करने की बात है, तो जब हम और आप शरद जी बात कर रहे हैं तो भाई अब राहुल गांधी जी तो है नहीं देश में। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और चले ही जाते हैं। वो एक राउंड लगाते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं। तो अब वो मध्य प्रदेश चुनाव से मुझे लगता है थोड़े दिन पहले आएंगे, चुनाव कराएंगे 4-5 राज्यों के, और फिर भाई ईयर एंड आ ही जाता है उनका, 31 दिसंबर आ जाएगा। तो आपको पता ही है सारी चीज़ें सारी, तो पता नहीं है अब उनको हम कैसे कहें कि वो सीरियस हो जाएं भारत को लेकर। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सन ऑफ द सॉइल की बात यदि करूं मैं इसमें से लाइन निकाल के शरद जी, तो ये बात थोड़ी मैटर तो करती है शरद जी, अब आप भी मानेंगे। जहाँ एक और शिवराज जी हैं सन ऑफ द सॉइल, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी हैं जो सन ऑफ द सॉइल नहीं है, और ना उनकी शिक्षा भूमि मध्य प्रदेश है, ना जन्मभूमि है, ना दीक्षा भूमि है, ना कर्म भूमि है व्यावसायिक। 24 कंपनियां कहते हैं उसके मालिक रहे, रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे, सक्सेसफुल कॉरपोरेट हैं और रहे हैं। उसके बावजूद भी एक भी कंपनी उनकी मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रही है। उनके बहुत अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, MIT गाजियाबाद, और उसको सबको आप पता करेंगे तो टॉप रैंकिंग्स, मतलब वर्ल्ड क्लास के उनके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लेकिन छिंदवाड़ा में एक भी नहीं खोला या जबलपुर में खोल लेते। उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती को सब अपना इसका लाभ नहीं दिया। तो ये दर्द तो शरद जी रहेगा कि उन्होंने केवल चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा को चुना। तो मैं इसलिए उनको बहुत विनम्रता से सन ऑफ द सॉइल की कैटेगरी में पूर्ण रूप से नहीं पाता हूँ। फिर उसके बाद शरद जी आप मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं आपको टोकना चाहूँगा कि अगर आप इस कैटेगरी पर कसेंगे तो आपकी पार्टी के भी और कांग्रेस के भी अनेक नेता ऐसे होंगे जो क्या सन ऑफ द सॉइल इस पैमाने पे हैं कि अपने क्षेत्र का उन्होंने कितना विकास किया है। आप ये अगर मैं अभी विकास की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैंने कहा कर्म भूमि। मैं बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ शरद जी। कर्म भूमि मतलब व्यावसायिक कर्म भूमि, कि भी आदमी प्रतिष्ठान अपने लगाता है, अपना काम धंधा करता है, तो कुछ तो करता है ना सर यहाँ। तो वो क्या अपनी भूमि जिस भूमि पर लगाता है उनके सब बाहर हैं सर।
तो ये फैक्ट है शरद जी। फिर मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा ऑफेंस मत लीजिएगा, लेकिन मैंने फैक्ट्स रखे हैं। और हाँ, चुनाव लड़ते आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है छिंदवाड़ा से। अब सर मैं बिल्कुल मैंने तुलना शिवराज जी और दोनों की करी है, दोनों एपेक्स लीडर हैं सर, आप ये तो मानेंगे। अघोषित रूप से कमलनाथ जी आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से शिवराज जी हैं ही, तो नेचुरली तुलना दोनों की होगी। हम आ जाते हैं आज की दो खबरें बहुत महत्वपूर्ण शरद जी छूट जाएंगी, जिसकी ओर आपने इशारा किया, दर्शक सुनना चाहेंगे। आज ही सिद्धारमैया जी ने अपनी कैबिनेट में 50,000 करोड़ ढूंढ कर लाए हैं। वो इनकी जो फ्रीबीज हैं उसके लिए 50,000 करोड़, जबकि वहाँ पर लाडली बहन लागू नहीं हुई है, कर्ज माफी अभी लागू नहीं हुई है किसानों की। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा शरद जी। तो एक कितना और हो खबर गया भी थी डॉक्टर साहब इसी के साथ कि सारे पेमेंट्स भुगतान रोक दिए गए हैं कर्नाटक। एग्जैक्टली और इसी के साथ आप दूसरी स्टेट आ जाते हैं, हिमाचल। आपको पता है 1 तारीख को हजारों कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल 15-20 हज़ार, दैनिक भास्कर ने छापा है, आपका पूर्व संस्थान है, कि उनकी तनख्वाह नहीं गई 1 तारीख को। ओवरड्राफ्ट हो गया है हिमाचल में, हालांकि उन्होंने 800 करोड़ लिए हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये वो हिमाचल है जिनने ओपीएस का वादा किया, जिनने 1500 का वादा किया, सब कुछ किया सर। और सरकार बने भी काफी टाइम हो गया शरद जी, चलिए और मैं आता हूं जल्दी से बनते आपकी तरफ। ओवरड्राफ्ट में समझिए चला आपका गया, इशारा। तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ गवर्नेंस जो आपको कांग्रेस शासित राज्यों में मिल रहा है, हमारे के लिए अलार्म है ये, क्योंकि जिस तरह दिग्विजय सिंह मुझे याद आता है कि 2001-2 में कहते थे कि एक दिन वो आएगा जब पेंशन के बिल सैलरी बिल से अधिक हो जाएंगे, और ये बात कह के वो अप्रिय हो जाते थे कर्मचारियों के भी और सभी के, क्योंकि हम सब कड़वा नहीं सुनना चाहते। आप खूब फ्री भी दीजिए, लेकिन जिस दिन ये पता चल जाता है कि साहब इसका भुक्तभोगी ये राज्य ही हो जाएगा, तो फिर लोग खड़े हो जाते हैं। हमने तो नहीं कहा था साहब। प्रताप भानु जी आपकी तरफ आता हूँ, आपने सुनी बात डॉक्टर साहब की जी, आपका जवाब जी। जो डॉक्टर रितेश जी ने कहा है वो आपके उठाए हुए सवालों का तो जवाब दिया ही नहीं उन्होंने। उन्होंने तुलना करने लग गए, उन्होंने इधर उधर की बातें करने लग गए, विषय पे को उन्होंने कोई बात नहीं करी, प्रवासी पर कोई बात नहीं करी। जो मुरलीधर राव ने एक लूज वक्तव्य दिया है, वो दोनों तरफ से आते हैं सर, और मुझे लगता है आप दोनों की मर्यादा है, उस विषय पर हमें आग्रही नहीं होना चाहिए कि इस पे जवाब दें। हमने अपनी बात कह दी, बाकी बात जहां पहुंचनी थी पहुंच गई। जी प्रताप भानु जी। पर वो ठीक है, परंतु ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी भारत में रहने वाला भारतीय या भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रवासी नहीं हो सकता। आपने स्वयं व्याख्या कर दी कि जो भारत से बाहर जाएगा जनता तय करेगी सर, जनता तय करती है, जनता तय करेगी, बिल्कुल सही बात है जी। और ये मुरलीधर राव तो इस तरह के लूज स्टेटमेंट देने के लिए ख्याति प्राप्त है। कभी ये कहते हैं कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण लगे रखे हैं, एक जेब में बनिया रखे हैं, ये नहीं कहा था। एक बार इन्हें स्टेटमेंट दिया था कि ये विभीषण है जो लोग सिंधिया जी के नेतृत्व में बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। तो इस तरह से एक अखिल भारतीय स्तर का आदमी जो इनका जनरल सेक्रेटरी हो, मध्य प्रदेश का प्रभारी हो, ऐसी बात कहे, इसका मतलब यह है कि वो मुद्दा विहीन है। दक्षिण भारतीय है सर, थोड़ा एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं ये, इसके पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, कर्नाटक से आते थे, वो भी यही बात कहते थे कि दक्षिण भारतीय हूँ, मेरे एक्सप्रेशन में त्रुटि कभी कभी हो सकती है जी। चलिए मान लिया, आपकी बात मान लिया हमने शरद जी, पर अब ये देखना चाहिए कि मुद्दों की बात करें जो सैनी जी ने कही है। जी मैंने भी कही क्या है हमारे सामने जी। नहीं आपने भी कही तो वो भी मैंने सुन ली, पर बेमुद्दे की बात ज्यादा कही है आपने, वो भी मैंने सुनी है जी। तो हमें इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज चुनाव में यदि ये कर्नाटक के चुनाव रिजल्ट से, परिणाम से डरे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव से डरे हुए हैं, तो इस तरह से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना या दूसरी तरह से एक राष्ट्रीय स्तर की बात, नेता होने के बाद बातें करना, अरे यदि फेयर कंपटीशन है, अच्छी स्पर्धा है, आइए आप सामने दी। आपने 18 साल में काम किया हो तो बताइए जनता को कि हमने ये काम किया है, हमने 18 साल, अभी 1 साल पहले आपको लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना अभी 2 महीने 3 महीने पहले 45 लाख लाडली लक्ष्मी है, आपको बता दूं। सुन लो यार, हम नहीं बोले आपके बीच में। सुन लीजिए मत बोलिए आप। सुन लीजिए सर, आप बड़े प्रिय पात्र हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल बीच में बहुत प्रिय पात्र हैं प्रताप भानु जी के। आप टोकते नहीं है सर, मेरी तरफ से गलत मत बोलो बस, आप भटक जाते हो। इसके बाद भी हम सुनते हैं उन बातों को। लाडली लक्ष्मी 45 लाख जिसका आपने जिक्र किया, 1 साल पहले नहीं आई। तकलीफ होती है जी हाँ, मैं करेक्ट कर रहा हूँ सर, लाडली लक्ष्मी 45 लाख है।
हाँ, तो लाडली बहना को आपने 18 लक्ष्मी साल का में क्यों लागू नहीं किया? देश में, प्रदेश में बेरोजगारी है, बेरोजगारों को आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? आपने किसानों को राहत क्यों नहीं दी? सर, हिमाचल में आप तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, हम आपसे नहीं पूछ रहे, हम उनसे कह रहे हैं। अच्छा, उसका जवाब नहीं दोगे? शरद जी से हो रही है, आप बीच में नहीं टपकोगे। कर्नाटक में आपने पेमेंट रुकवा दी। जी, नहीं, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। जी, नहीं, टपको आपका विशेषाधिकार है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं यही कहूंगा कि आपके बीच में नहीं आएंगे। मजबूर है ना, ये क्या करेंगे? सुन नहीं सकते, सच सुनने की आदत नहीं है। 18 साल में क्यों नहीं लागू करेंगे? आप हम सबकी क्लास ले सकते हैं सर। नहीं करेंगे जी, आप प्रिंसिपल हैं, आप प्रिंसिपल हैं प्रताप भानु जी। रक्षा मंत्री को बुलाएंगे जी। कहीं नौजवानों को आप 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए देने की बात करेंगे, कहीं रोजगार। अरे 18 साल का तो हिसाब दे दो हुजूर। दे रहा हूं तो आप नाराज हो जाते, मत बोलिए। चलिए मैं जल्दी से एक क्विक राउंड के लिए लौटता हूं, जिससे आप दोनों की टिप्पणी मैं ले सकूं। सर मेरे को 10 आ सेकंड रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं। 10 सेकंड। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आप तीनों का ध्यान खींचना चाह रहा हूं। मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, प्रताप भानु जी की तरफ भी मैं आऊंगा इसी सवाल के साथ, पहले उन्हीं से रिएक्शन ले लूंगा। ये बताइए कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो हम्बल बैकग्राउंड है कि एक चाय वाला देश के शीर्षस्थ पद तक पहुंचता है, इसीलिए उनको लेकर जब कांग्रेस ने कोसने की परंपरा आरंभ की तो उसका फायदा भी हुआ और लोगों की सहानुभूति उस व्यक्तित्व के साथ जो अब प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के साथ हुई। अब कांग्रेस ने भी इस चीज को समझकर राहुल गांधी जी को किया है पीछे, कि अब तक 50 चीजें, 50 आरोप राहुल जी को लेकर है। अब आ गई है प्रियंका जी, हिमाचल में भी, कर्नाटक में भी, और एक महिला है, बहुत ही एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी ईश्वर की तरफ से उनको मिली हुई है। बोलती हैं तो लोग इंदिरा गांधी से तुलना करते हैं, और महिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर आपने उनको लेकर टीका टिप्पणी की तो जनता में खराब मैसेज और कांग्रेस को मौका कि आप एक महिला को लेकर ऐसा बोल रहे हैं। क्या ये इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप यदि मोदी के बारे में कुछ बोलते हैं और वो फिर बुरा लगता है आपको, तो फिर उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और प्रियंका गांधी को लेकर यदि बोला जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो भी बुरा ही लगेगा, क्योंकि कई बार हम देखते प्रियंका या मोदी की जब बात करते हैं तो बार बार मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने कल भी कहा कि मेरे बारे में इतनी गालियाँ दी गई है मुझे कि मैं अब बोल भी नहीं पाता हूँ कितनी गालियाँ मुझे दी गई हो। लेकिन उस गालियों को उन्होंने ताकत बना लिया। हमने देखा, गुजरात में देखा, बाकी अन्य चुनाव में देखा, जिसका जिक्र आपने भी किया। तो वही स्थितियां मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी जब यहां का चुनाव संभालने वाली है शरद जी, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये समझना पड़ेगा, कोई भी नेता हो। यदि आपने बहुत शुरुआत में ये भी कहा कि अनिल माधव दवे का आपने जिक्र किया, तो क्या हम उस लाइन पर नहीं जा सकते? वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं की पूजा होती है, और महिलाओं को हम देवी के रूप में भी जानते हैं। और जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा, समझिएगा कि इस बार तो दोनों दल हिंदुत्व की तरफ चल पड़े हैं। जब हिंदुत्व की बात करेंगे तो फिर यहाँ सनातन और हिंदू सब आ जाएगा, फिर एक दूसरे की पूजा पाठ, तमाम तरह की चीजें दिखने लगेंगी। तो मुझे लगता है इन विचारों से बचना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ये चाहती कि आखिर आप करना क्या चाहते, आपके पॉकेट में है क्या, मेरे लिए क्या है, आप क्या लेकर आना चाहते। सिर्फ बातें करने से काम चल जाएगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलने वाला है। और इसलिए कांग्रेस की भी वही तैयारी कि मोदी का नाम हम कम लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है उस तरफ बढ़ने की जरूरत हो। जी, प्रताप भानु जी, एक क्विक कमेंट आपका, फिर डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ चलो। जी जी, ठीक बात कही सनी जी ने, मुद्दों पे बात होना चाहिए। चुनाव हमेशा जनता के बीच में मैनिफेस्टो लेकर हम जाते हैं तो मुद्दों पे ही जाते हैं, पर आज परिप्रेक्ष्य बदले हुए हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगाने लगे, चरित्र हनन के प्रयास करते हैं। और महिला हमारे यहाँ सम्मानीय है और एक अच्छा महिला नेता है प्रियंका जी। कोई इस तरह से प्रवासी पक्षी नहीं कहा जा सकता है, हमने कभी इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं किया है। और इस तरह से वो करेंगे तो वही डिफेंसिव होंगे, उन्हें कोई जवाब देना होगा, क्योंकि भारत में रहने वाला, भारत में जन्म लेने वाला हर भारतीय, उसको ये अधिकार है। और वो राष्ट्रीय नेता है, हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, जैसे मुरलीधर राव जनरल सेक्रेटरी हैं, हमने एक शब्द उनके बारे में आज तक नहीं कहा। तो ये हमें एक अनुशासन या गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव की तैयारी करना चाहिए। और यदि 18 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं और व्यक्तिगत आक्षेप, चरित्र हनन ही इनके हथियार रह गए हैं, तो हम उसका जवाब देंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए, आपके शीर्षक में एक प्रवासी एक प्रभावी है।
मैं उसी को ले लेता हूँ। और उसको आप बहुत डिफेमेटरी मत लीजिए। मैंने आपको कहा ना, मैंने कोशिश करी थी कि हम उसको सन ऑफ द सॉइल से जोड़ें। बात कह रहे हैं हम उनको उदाहरण दिखाने की एग्जैक्टली मैं उसको एक पॉजिटिव मुझे बहुत खुशी है कि पूरे वक्तव्य में अब तक की डिबेट में आपकी तरफ से प्रियंका जी को लेकर पूरी गरिमा से बात करी। नहीं, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है। सन ऑफ द सॉइल से मैंने इस बात को रखा था शरद जी, और रखने का प्रयास किया था। उसका मंतव्य यही था और कुछ नहीं था कि भाई आप लोगों के बीच रहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, आप भूल जाइए, चलिए प्रियंका जी को, आप शिवराज जी और कमलनाथ जी दोनों को सामने रखिए और तुलना कर लीजिए। मैंने जो बताया है उसमें से एक बिंदु में भी शर्मा जी बोल देंगे कि नहीं, उनका ये संस्थान खोला है, उनके 24 कंपनियों में से एक काम करती है, मैं मान लूंगा, अपने शब्द वापस ले लूंगा। नहीं बता पाएंगे तो फैक्ट्स रहेंगे। अब आ जाते हैं अपन मुद्दों की बात पे। मैंने उनसे कहा, कर्नाटक में आपकी सरकार ओवरड्राफ्ट में जारी ठेकेदारों के पेमेंट सब रोक दिए, 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने आज रोक के बाकी सब रोक दिया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसी कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में मैंने बताया 1 तारीख को तनख्वाह नहीं गई है शासकीय कर्मचारियों की, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप ओपीएस कैसे दे दोगे? तो झूठ बोलने की जो मैंने बात कही थी चुनाव में, उस बात को रखने का प्रयास किया। हमने क्या किया? बिल्कुल हमने बताया 45 लाख लाडली लक्ष्मी शिवराज जी ने 18 साल में आपको दी। इसके साथ साथ आप आ जाइए, 70 लाख किसानों को किसान कल्याण सम्मान निधि मिल रही है। आपको भी पता है शरद जी, 2,000 रुपये आज उसको बढ़ा दिया गया है, अब 1,000 रुपये महीना मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण है ना शरद जी, कि आप सोचिए कि 60,000 रुपये पूरे टेन्योर में उनको 5 साल में मिल जाएंगे, 12 पंचे 60, तो किसान को दिया। वहीं उनकी पत्नी को लाडली बहन के रूप में 1 करोड़ 33 लाख करीब हमारे पंजीयन हुए। अभी पंजीयन और खुल रहा है फिर से। हर महिला को 1,000 रुपये महीना उसको मिलेगा। तो आप सोचिए, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन, कन्यादान, इस सब के रूप में गरीब परिवार में राशि जा रही है। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग पेंशन, लाडली बहन योजना और किसान के रूप में, तो आप मान के चलिए 4 से 5 हज़ार रुपये शरद जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन गरीबों के घर में जाएगा जो मध्य प्रदेश का 80% सेक्टर है शरद जी। 80% सेक्टर है। क्या करो बाय डिफॉल्ट? भाई हमारे पास 80% प्राइमरी सेक्टर है। आप तो अपन कितनी बार इकोनॉमी में डिस्कस कर चुके हैं शरद जी। और ये हम आरटीजीएस करके बैठे हैं। 18 साल में ऐसे बात थोड़ी ना कर रहे सर। हमारी सरकार एक दिन भी ओवरड्राफ्ट में नहीं गई है हमारी, शर्मा जी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार रोज ओवरड्राफ्ट में जाती थी, आपको भी पता है बहुत अच्छे से वो कार्यकाल। नहीं गए आज तक, हमारा एक भी चेक बाउंस नहीं हुआ। आज ही हमारे यहाँ कोई ऐसा ठेकेदार नहीं है जो ये बोल रहा हो कि साहब हमारे ओवरड्राफ्ट की वजह से पेमेंट रुक गए हो। 3.5 लाख सर देखिए, आप इतने चिल्लाते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा ना सर। पर है, ठीक है ना सर। ये 12 नहीं है। चुनाव के पहले ये ओवरड्राफ्ट सभी कांग्रेस की सरकारें हो, बीजेपी की, नहीं हमारी नहीं हुई है सर जी। सॉरी शरद जी, नो बैलेंसिंग। मुझे एक दिन बताइए, आप तथ्य प्रस्तुत करिए, शिवराज जी के समय में इतनी तारीख को ओवरड्राफ्ट हुआ, मैं मान लूंगा। 4,000 करोड़ शरद जी देखो ऐसे नहीं, ओवरड्राफ्ट की झूठ मत बोलिए। इनको अब मुझे ओवरड्राफ्ट समझाना पड़ेगा क्या होगा। मैं उस स्थिति में आऊँ क्या? हमें मालूम है, समझा दूंगा, आप समझ लो ज्यादा अच्छा है। मत करो सर ऐसा। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ शरद जी, अंतिम बात कर्ज को छोड़िए, वो हमारी एफआरबीएम की गाइडलाइन में हम लोग लिमिटेड है, उस पर बहुत डिस्कस कर सकते हैं। जवाब आपको बजट में देना। मैं केवल एक लाइन अंतिम कहना चाहता हूं शरद जी। मेरी चुनौती है कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस को, कि वो देश में एक भी भाजपा की सरकार बताए जहां शासकीय कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही हो, ठेकेदारों के पेमेंट रोक दिए गए, जो उदाहरण दो ये प्रस्तुत हुए हैं। नंबर 2, शिवराज जी की इतनी स्कीम्स हैं, आप उसकी आलोचना करिए, आप बोलिए कब लाए, क्यों लाए, इतना पैसा कहां से लाओगे, ऐसे ही करोगे, लेकिन मुझे बता दो शरद जी, एक स्कीम बाउंस हो गई हो। मैं आज आपके सामने बैठा हूं जब 70 लाख किसानों को राशि मिल रही है, आरटीजीएस हो रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूं जब लाडली बहन को आरटीजीएस हो चुका है इस महीने का शरद जी। मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो इसके नंबर आप शिवराज जी को दोगे कि नहीं दोगे? जी, ये जनता बताएगी आपको 2023 में, और यही सबसे बड़ा पैमाना भी है। स्टूडियो में बैठ के चाहे हम कुछ कहें, चाहे आप कुछ कहें, अल्टीमेट जज जनता है और वो अपना फैसला सुनाएगी। मैं बहुत क्विक आता हूँ, बहुत डॉक्टर हितेश वाजपेयी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ कि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ के हैं रहने वाले। जब ऋषि सुनक भारतीय मूल के आज ब्रिटेन में है, और मैं तो विश करता हूँ कल अमेरिका का भी भारतीय मूल का प्रेसिडेंट होगा, जब पूरी दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में आप कह लीजिए, तो ये कहाँ रह जाता है साहब। मैं तो विश करता हूँ डॉक्टर साहब
कि तमिलनाडु से आके कोई जीते, यहाँ हुआ कोई ना? केरल से आके जीते, बिल्कुल जम्मू हुआ। कश्मीर से आके जीते। सर आप हुआ हम है। कितना आपके छोटा एक- बना रहे हैं दुनिया को। शरद जी, आपके एक मुख्यमंत्री कानपुर के हैं और मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी। जी तो ये तो सर हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। स्वागत किया आप हमने। अगर इसको छोटा करेंगे तो ये दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी साहब। फिर वही पुरानी बातें, शिवसेना, आमची मुंबई, आमची भोपाल, आमची रायपुर, इसमें नहीं जाना। बात ये दायरा बड़ा करिए, लोगों को क्या चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है कि भाई हरियाणा में बीजेपी ने क्या किया या हिमाचल में कांग्रेस क्या कर रही है। मध्य प्रदेश के मतदाता का सरोकार का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश का मतदाता ये जानना चाहता है हमें अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, जो वादे किए हैं वो पूरे करोगे नहीं। मनोज, एक क्विक कमेंट आप। बिल्कुल, देखिए सड़क, पानी, बिजली मुद्दा अब गायब हुए और निश्चित रूप से काम हुआ है इन वर्षों में, उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अब चीजें दूसरी है, युवाओं को रोजगार बहुत देना संक्षेप में, है, वक्त महिलाओं के बिल्कुल लिए, नहीं आदि मेरे आबादी के लिए पास। जो बात चली वो करना पड़ेगा। और दोनों दल शरद जी इसीलिए बार बार देखिए एक दूसरे के सामने आते रहेंगे, वहां जाकर बात खत्म हो जाती कि टक्कर तो कांटे की। निश्चित हो। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत धन्यवाद प्रताप भानु जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर तेज वाजपेयी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, महाराज बनेगी ना सरकार। नमस्कार।